हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विभिन्न बीमारियों और उसके इलाज से संबंधित जो मैं वीडियो डालते रहता हूं, उसकी जानकारी से संबंधित जो वीडियो मैं डालता हूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में एक कौ में फैलने वाली एक बीमारी है जो मतलब लंपी काउ डिजीज़ है, और उसको हम लंपी स्किन डिजीज़ भी कह सकते हैं। काउ के साथ साथ एक अच्छी बात है कि मनुष्य में नहीं फैलता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये मनुष्य में भी ये हो सकता है, जब अगर वायरस में म्यूटेशन हो जाएगा तो ये काउ से आदमी में भी ये हो सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जानना। जो पशुधन है, जो हमारे अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, गौ का जो सेवा है वो माना जाता है हिंदू धर्म में, जिससे कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब की प्राप्ति होती है। एक पुरानी परंपरा रही है कि गौ सेवा के लिए, गौ का सेवा करना, ऐसा माना जाता है कि भगवान जो है गाय के सेवा के लिए, गौ के रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। तो मेरा मानना है कि सूर्य प्रेरणा से ही मैं इसमें प्रवृत्त हुआ हूँ और मैंने इस पर रिसर्च किए हैं, मैंने इसको देखा है। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 1929 में जिम्बाब्वे में ये फैला था, ये बीमारी फैली थी। तो इसमें क्या होता है कि एक वायरल डिजीज़ है। अब वायरस क्या होता है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही मतलब सूक्ष्म जीव है। इसको आँख से भी नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिनको हम आँख से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। कई वायरस इतने छोटे होते हैं जो हमारे सेल से भी 500 गुना छोटे होते हैं। और अलग अलग तरह का वायरस होता है, DNA वायरस, RNA वायरस। और कई बार तो हम ऐसा देख सकते हैं कि मतलब DNA वायरस सबका ये वैक्सीनेशन भी नहीं हो सकता है, इम्यूनाइजेशन भी नहीं हो सकता, इतना क्रिटिकल मतलब ये हो जाता है। तो क्या करें कि जो गायें हैं वो बचें, जिससे इतना मतलब नुकसान होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस अवसर को भी, ये जो मतलब आपदा है, ये जो एपिडेमिक है, इसमें कि पूरा मानवता त्रस्त होता है, पशु त्रस्त होता है, नुकसान हो रहा है, पशुपालक का जो पशुधन नष्ट हो रहा है, उनके आजीविका का जो जीविकोपार्जन का जो साधन है वो नष्ट हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं इसको कमाई का जरिया मान लेते हैं। जिसका पशु मरा सो मरा, 10,000 20,000 रुपया का इलाज करा रहे हैं, और कई बार हम देख रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि भारत में जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, वहाँ ये बीमारी फैली। उससे मतलब हज़ारों गाँवों की जान गई। हज़ारों गायें जो हैं सो मौत के कगार पर पहुंच गई हैं। बहुतों का मौत हो चुका है। हरियाणा में भी फैला, अब बिहार में भी केस सब आ रहा है। तो हम देखते हैं कि कितना विदीर्ण हो जाते हैं पशुपालक जब देखते हैं कि उनके पशु के शरीर में गांठ आ गया है, लिम्फ नोड आ गया है। तो उससे बड़ा वो परेशान हो जाते हैं। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले ये बुखार आता है। बुखार अचानक आता है। कोई भी जो हम वायरल डिजीज देखते हैं वो तेज़ी से फैलता है। वायरस क्या करता है कि शरीर में जा कर के अपना नमूना इकट्ठा करता है, और शरीर पर जो है जो सेल काम कर रहा है बॉडी के लिए, उसका प्रोटीन को लूट लेता है। और भी बहुत सारा मैकेनिज्म है जिससे कि ये पूरे शरीर को हार्म पहुंचाता है, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। और कोई भी जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो बहुत तेज़ी से फैलने वाला मतलब इन्फेक्शन होता है। तो एंटी जो वायरल मेडिसिन है उसका अगर आप सर्च करें, गूगल पर सर्च कर लें या वैसे देखें, तो इसकी संख्या बहुत कम है। और हम देख रहे हैं कि मनुष्य में हो या जानवर में हो, कई बार जो बीमारी होता है वो वायरल होता है, इन्फेक्शन वायरल होता है, और उसमें एंटीबायोटिक ठोक देते हैं एलोपैथ चिकित्सक। अब जो लेमैन है उसको तो उतना समझ में नहीं आता है कि वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन क्या होता है। लेकिन मतलब
कई बार हम देखते हैं जो इसका नुकसान हो जाता है। कई बार जो एंटीबायोटिक के ओवरडोज से पशु मर जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले बुखार आता है। बुखार होने के बाद क्या होता है कि 7वें से 19वें दिन तक लिम्फ सब दिखने लगता है। पैरालिसिस भी हो सकता है। मुंह से, नाक से ये मतलब पानी का डिस्चार्ज हो सकता है। आँख से पानी का डिस्चार्ज हो सकता है। मुंह से और नाक से सलाइवा आ सकता है। कई बार हम देखते हैं कि इसमें जो पशु का जो है सो खड़ा हो गया तो अब बैठ नहीं सकता है, या कई बार बैठ जाता है तो फिर उसको उठने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से पैरालाइज भी वो हो सकता है। तो ये जो इसमें मुख्य रूप से है कि गांठ बन जाता है। गांठ छूटने के बाद जो है एक गहरा सा घाव बन जाता है, गहरा सा अल्सर हो जाता है। फिर छोटा छोटा अल्सर मिल करके एक बड़ा सा अल्सर का रूप लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने अगर किसी के गाय में ये इन्फेक्शन हो गया तो गाय से उसके बछड़ा में भी सलेवा के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें गांठ बनता है, अल्सर होता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, कंपन हो सकता है, मुंह और नाक से जो सलाइवा आ सकता है। अब एक्सपर्ट सबका माने तो उन लोगों का भी मानना है कि एंटीबायोटिक के अंधाधुंध प्रयोग से उल्टे नुकसान हो जाता है। कुछ जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि नहलाना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक आध बार नहलाया जा सकता है। और नहलाने में मेरा ऐसा मानना है कि आप सीधे पानी का प्रयोग नहीं करके उसमें नीम और बरगद का पत्ता उबाल करके उस पानी से नहलाएं, या फिर मतलब हेम्योपैथिक एक दवाई आता है कैलेंडुला क्यू, तो कैलेंडुला क्यू पानी में डाल करके थोड़ा सा सुसुम पानी से नहाएं। और जब वो अल्सरेशन हो जाता है तो उसमें आप रूटा क्यू लगाएं, इससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे जो लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर लोग लगे हुए हैं, अपने अपने जानकारी से सब कोई फ़ायदा पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात में सब मत हैं कि एलोपैथिक भी जो दवाई सब देते हैं तो उसमें जो ओवरडोज से बचना चाहिए। अब कई बार जो है दवाई बना है किसी और चीज़ के लिए, उसका यूज होता है किसी एक चीज़ में, किसी और चीज़ में। जैसे हम देख सकते हैं कि लिवेमाइल जोल होता है 2.5 mg, तो डोज के हिसाब से देते हैं। तो बेसिकली ये कीड़ा का दवाई है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आप उसको दे रहे हैं समुचित मात्रा में तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और इम्यूनिटी सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने से जो वायरस का अटैक शरीर पर कम होता है। उसके अलावा जो कुछ हर्ब्स हैं, कुछ टिप्स हैं और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, अगर वायरल इन्फेक्शन हो भी गया है तो उसको दूर करने के लिए तो सबसे जो ज़्यादा उपयोगी है वायरल इन्फेक्शन में वो है नारियल का डाव। 1-2 नारियल का डाव पशु को पिलाने से उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके अलावा नीम, तुलसी और बरगद का पत्ता उबाल करके वो जो एक काढ़ी होता है उससे काढ़ी से उसके मुंह में पिला सकते हैं। भर दिन में 2-3 बार मतलब जो आधा गिलास करके दें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो बहुत तेज़ी से इसका लक्षण माने डेवलप होता है। सबसे पहले पशु सुस्त हो जाता है, फिर बुखार आता है, फिर हम बुखार का इलाज करते रहते हैं। लेकिन बहुत ये विलक्षण बात है कि फीवर इटसेल्फ नॉट ए डिजीज, रेदर इट इज़ द कॉज ऑफ द डिजीज़। ये कोई भी बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। बुखार किसी बीमारी के कारण होता है, किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि शरीर का एक मैकेनिज्म होता है कि शरीर अपना टेम्परेचर को बढ़ा लेता है और सर्टेन डिग्री सेल्सियस पर बैक्टीरिया, वायरस ये सब ख़त्म हो जाते हैं या ख़त्म होने लगते हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है कि बुखार आ गया तो हम बुखार को डाउन करने के लिए एनाल्जेसिक, पैरासीटामोल जैसी दवाई देते हैं। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन और बढ़ने का खतरा हो जाता है। तो सामान्य रूप से हम देख रहे हैं हेम्योपैथी में इसके लिए अगर तुरंत मतलब एकाएक पशु को बुखार हो गया और बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया, सुस्त हो गया, तो सबसे पहले हम उसमें बेलाडोना दे देते हैं। और अगर मतलब बेलाडोना के बाद फिर हम उसमें देखते हैं फिर आगे का कैसा सिम्टम्स डेवलप हो रहा है, तो उस हिसाब से मार्क्सोल देते हैं, एंटीम टार्ट देते हैं, या फिर रस्टक्स देते हैं, या फिर आर्सेनिक देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो एंटीवायरल मेडिसिन है उसका प्रयोग करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। हम अंत में स्पेशल ढंग से जो हमने एक नुस्खा बनाया है
कि मतलब एंटीवायरल नुस्खा बनाया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि हम अपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर आएँ, उससे पहले हम आपको कुछ टिप्स दे देना चाह रहे हैं। जैसे कि मतलब हल्दी है, गांठ को गलाने के लिए बहुत रामबाण दवाई मानी जाती है पूरे दुनिया में। ये इंडियन हर्ब्स एक ऐसा हर्ब्स है जिसमें करकुमिन नाम का सब्सटेंस होता है जो गांठ को गला देता है। तो इस सब्सटेंस का हम यूज कर सकते हैं बाहरी भी और आंतरिक रूप से भी। पानी में भी मिला करके हल्दी पाउडर का यूज करने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो 4 से 14वें दिन में इसका लक्षण दिखता है। जख्म में दर्द हो सकता है, जलन हो सकता है। उसके पशु के शरीर पर हाथ रखने पर आपको तबता हुआ सा दिखाई देगा। पशु खाना पीना छोड़ देता है, लार बनने लगता है। तो कई जो पशुपालक भाई हैं उनका मानना है कि नीम के पत्ते से धुलाई बहुत अधिक फ़ायदा होता है। वैसे जब हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको मुख्य रूप से कैलेंडुला क्यू से वाश करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि और कुछ सिम्टम्स के हिसाब से मतलब इसका इलाज आप कर सकते हैं। तो अब सिम्टम्स क्या होता है, तो सिम्टम्स में मैं सबसे पहले इसके लिए एक एंटी फंगल मतलब दवाई बनाता हूँ, डाइल्यूशन से बनाता हूँ। आप देख सकते हैं कि आर्सेनिक एल्बम, रस्टक्स और जेल्सीमियम तीनों ही एंटी फंगल दवाई है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने 15-15 ml तीनों दवाई का लेता हूँ। आर्सेनिक एल्बम, रस्टक्स और जेल्सीमियम 30 पावर में लेता हूँ। इसको मिला देता हूँ और फिर उसको भर दिन में मतलब स्थिति के हिसाब से इसका उपयोग करता हूँ। मैं जो मेरे पास जो पशुपालक भाई आते हैं जिनके पशु को ये लिम्फ नोड हो जाता है, लंपी जो ये वायरल डिजीज़ हो जाता है, लंपी स्किन डिजीज़ हो जाता है, तो उसमें मैं पहला मेडिसिन सबसे पहले क्या करता हूँ कि बेलाडोना एक खुराक देता हूँ। या मतलब तुरंत अगर हुआ रहे तो, नहीं 2-3 दिन गुजर गया रहता है तो मैं थूजा 200 पावर में एक खुराक दे देता हूँ और 3-3 दिन पर थूजा को रिपीट करता हूँ। और उसके बाद थूजा देने के बाद आर्सेनिक एल्बम 30, रस्टक्स 30 और जेल्सीमियम 30 का बनाता हूँ मिश्रण 15-15 ml लेकर के, टोटल हो गया 45 ml। तो इसको मैं भर दिन में 4 बार देता हूँ। या फिर मतलब उसको नंबरिंग कर देता हूँ कि 1 नंबर में हो गया RT+ मतलब आर्सेनिक एल्बम, रस्टक्स और जेल्सीमियम। दूसरे नंबर पर फिर बेलाडोना 200, फिर तीसरे नंबर पर मैं ब्रेनिया 200 दे देता हूँ और फिर मार्कसोल दे देता हूँ चौथे नंबर पर। और 5वां नंबर पर मैं एंटीमटार दे देता हूँ। तो ये 5 दवाई मैं आधा घंटा के अंतर से देता हूँ और इसका बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि अगर पशु बहुत कमज़ोर है तो ये 5 दवाई के साथ साथ मैं बायो 11 देता हूँ, उससे बुखार भी उतर जाता है। बायो 11 कैसे देता हूँ, तो 10 गोली आधा गिलास गर्म पानी में डाल करके या मतलब सिरिंज में भर करके उसके जी पर डालते रहता हूँ। या एक कारी आता है चम्मच टाइप का, तो उससे उसको पिलाते रहता हूँ। या मतलब शुरू से ही अगर आ गया तुरंत मतलब उसको बीमारी हुई किसी पशुपालक भाई को और मतलब वो आ गया, तो सबसे पहले मैं बेलाडोना से शुरू करता हूँ। एक खुराक बेलाडोना दे देता हूँ और उसके बाद फिर वही आर्सेनिक एल्बम, रस्टक्स, जेल्सीमियम। उसके बाद सेकेंड नंबर में एंटीमटार, तीसरे नंबर में फिर मार्कसोल और चौथे नंबर पर ब्रेनिया। इस दवाई को आधा घंटा के अंतर से देते रहता हूँ। और जब आराम पड़ जाता है तो इसी नुस्खा को 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे RT+ को नंबर 1, AT को नंबर 2, और उसके बाद बेलाडोना को नंबर 3 और ब्रेनिया को नंबर 4 और 1, 2, 3, 4 लिख देता हूँ कि आप आधा घंटा पर दीजिए। इससे बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। इसमें बहुत ही रिमार्केबल मेडिसिन है मार्कसोल। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्कसोल से भी ज़्यादा अगर केस को रिपोर्टराइज किया जाए, होम्योपैथी में रिपोर्टराइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, तो उस हिसाब से ये लक्षण बनता है मर्कबिन आयोड का। तो मर्कबिन आयोड को भी दे सकते हैं। और जब बहुत मतलब ये दवाई दे रहे हैं फिर भी बुखार डाउन नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग बीच में सल्फर 200 पावर में एक खुराक मध्यवर्ती दवाई के रूप में देते हैं। और फिर ये जो नुस्खा है RT+, एंटीमटार, बेलाडोना और ब्रेनिया, इसको दे सकते हैं। इसके अलावा भी